कि रियलिटी शो इंडिया में नहीं बनते हैं, इंडिया में सेंटिमेंट बेचे जाते हैं कि ये आर्टिस्ट कार्ड है जिसको दिखा के आपके स्कूल्स में 20% 30% सीट रिजर्वेशन हो जाए बच्चों के लिए। आप अपने आप को स्किल्ड बनाइए। एक स्किल्ड पीपल होगा ना तो आपको ना, आप डांस जो करते हो उसके पीछे भी आपको विजन दिख जाएगा। देखिए मैं बोलता हूँ कि जिन लोग लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहते हैं ना वो सक्सेस भी नहीं होते हैं। आर्टिस्ट को ना दो ही चीज़ें चाहिए, एक थोड़ा खाना और बहुत सारा रिस्पेक्ट। Hi, hello, welcome back to our show, The Talk Talkies, and today we have Ranjan Sharma, a famous choreographer and film director. Hi, sir. हाय, Welcome. नमस्कार। Welcome to our show, and sir, please आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं आप बहुत बड़े फेमस डायरेक्टर हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? मेरी जर्नी, हाय माय नेम इज़ रंजन शर्मा एंड जैसा कि इन्होंने बता दिया है और मेरी जर्नी, डांस की जर्नी स्टार्ट हुई बहुत कम एज में। आई वाज 4 years old एंड आई स्टार्टेड डांस क्लासेस एट हियर पटना। और यहाँ पे बहुत लिमिटेड क्लासेस हुआ करते थे उस ज़माने में जब मैं डांस सीखता था। तो एक छोटा सा डांस क्लास था जहाँ पे मुझे इनरोल कराया गया मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। तो वहाँ पे डांस सीखते सीखते थोड़ा बड़ा हुआ एंड देन आफ्टर 3-4 years 5 years आई वॉज इंस्ट्रक्टर ओवर देयर बहुत कम एज में। तो वो बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि मैं अपने डांस क्लास में सबसे छोटा था और मेरे जितने भी थे बड़े लोग उनको भैया बोलता था और उनको डांस सिखाता था बिकॉज थोड़ा था डांस आता था एंड डांस अच्छा लगता था। और मेरे सर जो थे वो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डांस सिखाया। तो जब भी वो नहीं आते थे उनके एब्सेंट में मैं क्लासेस ले लेता था, तो उनके लिए बहुत रिलैक्स फील होता था कि चलो रंजन है क्लास ले लेगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर आई वाज इन कॉलेज, बहुत सारा डांस क्लास, बहुत सारा डांस कंपटीशन फेस किया। वहाँ पे फेस करने के बाद कंपटीशन जीता, जीतने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था यूथेलिनियम डांस अकेडमी, जो अभी भी है ओल्डेस्ट डांस अकेडमी इन Patna. Also we have a different branches all over Navi Mumbai and Mumbai, so we have 6 branches right now and every year I taught almost 1500 students in Mumbai. So Mumbai का जर्नी थोड़ा टफ था बिकॉज यहाँ पे काफ़ी साल तक डांस क्लासेस करने के बाद, बहुत सारे कंपटीशन जीतने के बाद एक टाइम आया कि ऐसा लगने लगा कि पटना में शायद मेरे लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जीत जाते हो, सब कुछ अचीव कर लेते हो, फिर लगता है आगे क्या करें। और उस समय जबकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, इतने सारे सोशल मीडिया नहीं थे, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते थे, इतने शोज़ नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड कंपटीशन होते थे। तो फिर आई मूव टू मुंबई एंड बहुत कम एज में, टीनेजर था मैं, 19 years का, 19 years का था। वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद स्ट्रगल चालू हुआ। मुंबई हमेशा से ड्रीम सिटी था। पटना मेरा मातृभूमि है, मेरी मातृभूमि है एंड बॉम्बे मेरी कर्मभूमि है, जो मैं अभी भी वहाँ पे रहता हूँ और कर रहा हूँ। सो बहुत टफ जर्नी था इनिशियली स्टार्ट करना। एक बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है आपको, और वहाँ पे ऐसे शहर में जाते हो जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, बहुत लिमिटेड लोग हैं, जो दोस्त लोग थे, फ्रेंड्स थे, उनको जानते हो। एंड वहाँ पे हमने एक BPO में जॉब स्टार्ट किया। BPO में जॉब के बाद एक जगह एक पेपर पे छोटा सा इंटरव्यू के लिए आया कि एक डांस क्लास में डांस टीचर की ज़रूरत है। सो आई जस्ट रीड किया, अच्छा हो गया। तो मैं वो डांस क्लास ज्वाइन किया एज अ टीचर। आई वॉज वेरी यंग एंड डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरा डांस सिखाने का तरीका अलग था बिकॉज मैं यहाँ से आया था पटना से। तो वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आया और वहाँ पे मुझे याद है 4-5 स्टूडेंट थे, धीरे धीरे 30 स्टूडेंट्स हो गए। अब मेरे पास पैसे भी आने लगे अच्छे खासे एंड देन BPO से भी पैसे आ रहे, तो लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होने लगा। फिर थोड़े साल और गए, फिर 2 डांस क्लासेस ज्वाइन कर लिया। फिर थोड़े टाइम के बाद आई फील कि चलो एक डांस क्लास खोल लेते हैं, यूथेलिनियम पटना में है ही, फिर एक बॉम्बे में क्यों ना खोल लेते हैं। तो बॉम्बे में डांस क्लासेस एक खोला और लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलने लगा। ऑनेस्टली काम किया, लोग सीखते गए, बच्चे जो छोटे थे वो उनको अपने अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में जाने लगे, फिर जीतने लगे। तो वहाँ से मेरा नाम बहुत ज़्यादा बनने लगा एंड फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए। फिर मुझे बहुत सारे सोसाइटी से ऑफ़र आने लगे, तो एक सोसाइटी में कुछ 30 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स। तो फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हो गया। मेरे पास मेरे अच्छे ट्रेनर्स मिल गए उस टाइम में और अच्छे से ट्रेनर्स मिले। फिर उनको मैंने थोड़ा सा बताया कि कैसे पैटर्न है डांस क्लास का और पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाएंगे। तो डांस क्लासेस
ओवरऑल नवी मुंबई हम लोग बहुत अच्छा सेट हो चुका था। फिर वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होने लगा कि अभी सारे डांस क्लासेस में हमारा डांस क्लास टॉप में आ गया, तो अब आगे क्या? तो आगे होने लगा तो फिर बोले कि अब मूव टू फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म्स। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने लगे, फिर म्यूज़िक वीडियो बनाने लगा। म्यूज़िक वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा अभी एज ए कोरियोग्राफर और एज ए डायरेक्टर। तो ओवरऑल बहुत प्यार मिला बॉम्बे से, इसलिए शायद राइज कर लिया ये जर्नी रही। अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। तो अभी क्या चल रहा है आपके साथ, अभी क्या कर रहे हैं? अभी डांस क्लासेस टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं जो अलग अलग क्लासेस को हैंडल कर लेते हैं, अलग अलग मैनेजर हैं जो इंस्टीट्यूट को रन कर लेते हैं। मेरा विज़न बहुत बड़ा है, तो मैं अपना विज़न उनके साथ रखता हूँ, या फिर मैं अपने शोज़ के बारे में उनको डिस्कस करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। वो भी सीख रहे हैं मेरे साथ रह के, और मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ नई नई चीज़ें, तो वो सीख रहे हैं। अभी म्यूज़िक वीडियो का काम चालू हो गया। म्यूज़िक वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे संगीत बिग फैट वेडिंग्स में कोरियोग्राफ करता हूँ, फिल्म के लिए कोरियोग्राफ, सीरियल्स के लिए कोरियोग्राफ, तो बहुत सारे बालाजी टेलीफिल्म के लिए गाने वाने कोरियोग्राफ करते रहते हैं। तो अच्छा खासा चल रहा है। तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है, और टचवुड बहुत नाम हो गया है, मैं खुद से नहीं बोलूँगा मेरा नाम नहीं हुआ है। सो लोग प्यार करते हैं और वो प्यार का रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो अच्छा चल रहा है अभी बहुत। सर एज यू सेड आपका विजन बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक जाना है, तो आपने बिहारियों के लिए, पटना वालों के लिए, पटना के लिए क्या सोचा है? पटना हमेशा मेरा सोल है। तो जब भी कोई पटना से, बिहार से मेरे पास वहाँ पे आते हैं बॉम्बे में डांसर्स, या फिर बोलते हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, तो मैं उनके लिए बहुत सपोर्ट करता हूँ। मतलब अगर उसको रहने का दिक्कत है तो मैं वो उनके लिए अरेंज कर देता हूँ। उनको अगर क्लासेस चाहिए तो मैं उनके लिए डांस क्लासेस, ऐसा नहीं कि मुंबई वालों के लिए, भाई प्लीज़ मुंबई वाले नाराज़ मत होना, मैं बता दूँ। तो पटना वालों के लिए एक सेंटिमेंट है कि चलो कि मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसे ही थी कभी, तो अगर मैं अपने पीछे 4 लोग का हेल्प कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो मैं वो बहुत कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक रहा कि जब भी मैं पटना आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को डांस सिखाऊँ, नए स्टाइल सिखाऊँ, इंटरनेशनली सिखाऊँ। इंटरनेशनल स्टाइल्स हैं बहुत सारे जो यहाँ तक के लोगों को पहुँच नहीं पा रहा है या मिल नहीं पा रहा है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और कभी भी किसी भी पटना वाले को या यहाँ के डांसर्स को लगे मेरी हेल्प, तो बिंदास आप कॉल कीजिए, बिंदास आप मैसेजेस कीजिए, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। हमेशा अपने आदमी के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हैं। हाँ, ये वाला सीन है। सर तो आपकी भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी रही होगी, उसको शेयर कीजिए। इनिशियली स्ट्रगल स्टोरी ये था कि आई एम मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली में डांस को उस ज़माने में इतना तजुर्बा नहीं देते थे, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं समझते थे, जब तक कि आप कुछ करके प्रूफ करके नहीं दिखाओ। आज भी ये कंडीशन है हर मिडिल क्लास में। अगर आप पैशन फॉलो करते हो तो आपके पैशन में आपको सक्सेस दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके फैमिली को बिलीव होगा कि हाँ यू आर अ राइट पर्सन। तो इनिशियली वो बहुत स्ट्रगल वाला फेज था। बॉम्बे में जाने के बाद, जैसा कि आई सेड कि आई जॉइन अ BPO, कॉल सेंटर में जॉब करता था मैं। मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, और अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock की शिफ्ट होती थी, तो उसके लिए मुझे 4 o'clock आई वेक अप 4 o'clock एंड 5 o'clock आई हैव टू रीच एट ऑफिस, और पहला कॉल 6 o'clock लेना है। तो 6 o'clock to 2 o'clock तक मैं मेरी शिफ्ट होती थी। शिफ्ट के बाद मुझे एक्स्ट्रा बोनस के लिए या फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव के लिए मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना होता था। तो वो स्ट्रगल था, 1 घंटा ज़्यादा काम किया, क्योंकि विज़न बहुत बड़ा था, मुझे अपना डांस क्लास खोलना था, पहला फेज़ मेरा वो। तो वो होने के बाद, और मेरी एक डांस क्लास में अपॉइंटमेंट हो चुकी थी एज अ टीचर, तो मैं वहाँ से आता था घर पे, एंड देन थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा स्नैक्स किया, खाना खाया, एंड देन फटाक से वापस डांस क्लास। एंड डांस क्लास के बाद 8 o'clock 9 o'clock टिल नाइट तक क्लासेस लेके अगेन आई हैव टू कम बैक टू होम, एंड देन कुकिंग ऑफ फूड, एंड देन डिनर किया, फिर वापस सोया। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग रूटीन, और बहुत टफ रूटीन था। और इस बीच में क्या हुआ है ना, मुझे भागने का आदत हो गया कि अच्छा किधर से किधर भागना है, कैसे भागना है। तो स्ट्रगल के टाइम में वो अच्छा इसलिए लगता है ना, क्योंकि आप जब स्ट्रगल कर रहे हो तो ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और वो मुझे लगता है कि हर किसी को ना अगर बहुत ईजिली मिल जाएगा ना तो वो सीख नहीं पाएंगे। और वो मुझे बहुत काम आया, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा, उस रोड मैप सीखा, लोग कैसे हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। क्योंकि आई एम अ बिहारी, मुंबई में मेरे लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम, वहाँ पे लोग मराठी में बात करते हैं और लोग समझते नहीं हैं, और लोग सोचते हैं कि अच्छा ये छोटे शहर से आया है तो इसको कुछ पता नहीं होगा।
धीरे 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 आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न। तो लर्न करते करते मुझे बहुत कुछ समझ में आया। और फिर आफ्टर अ फ्यू इयर्स बीतने के बाद आई स्टार्टेड अ स्मॉल डांस क्लासेस जहाँ पे लिमिटेड बच्चे थे, 5 6 7 स्टूडेंट थे। मैंने जब स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने कुछ सेविंग किए थे पैसे, तो वो सेविंग किए हुए पैसे को मैंने लगा दिए डांस क्लास में। डांस क्लास चालू हो गया, लोगों को अच्छा लगने लगा मेरे सिखाने का। और वो डेडिकेशन, मतलब अगर 6 o'clock और 5 o'clock क्लास स्टार्ट होना है तो एनी हाउ 5 o'clock स्टार्ट होना है। सो आई एम वेरी पंचुअल अबाउट डांस क्लासेस टाइमिंग। अगर वो क्लासेस का रहा तो डांस क्लासेस अच्छा चलने लगा। मेरे जो बच्चे डांस क्लास में सीखते थे, बच्चे, लेडीज़, जेंट्स, तो बच्चों के साथ क्या था कि उनके ना अपने सोसाइटी में डांस क्लासेस या फिर अपने सोसाइटी में कोई कंपटीशन हुआ तो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, वहाँ पे वो जीत गए। स्कूल में गए, स्कूल में जीत गए, तो यहाँ से एक्सप्लोर होने लगा कि अच्छा कौन है तुम्हारे डांस टीचर। तो फिर उनकी प्रिंसिपल्स का कॉल आने लगा कि सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, प्लीज़ कैन यू कम एंड मीट मी। तो मैं जब स्कूल में जाने लगा तो सर हमारे डांस क्लास यहाँ पे भी डांस क्लासेस लीजिए। तो मेरे लिए था कि मैं किसी स्कूल में जाके स्टक नहीं होना चाहता था। मैं बोला कि मैं आपके लिए कैरिकुलम बना के दे सकता हूँ कि यहाँ पे डांस टीचर क्या सिखाएं। तो बोला ओके सर। और मैं आपको थीम बता सकता हूँ एनुअल डे के लिए, जिससे आपका एनुअल डे बहुत लैविश हो सकता है, बहुत ग्रैंड हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें करने लगा। फिर वहाँ पे एनुअल डे के लिए मुझे ऑफर्स आने लगे। तो बड़े बड़े स्कूल्स के डांस का जो पैटर्न था वो मैंने टेक ओवर किया। एंड देन वहाँ पे बच्चे, एक स्कूल में मुझे बॉम्बे में बताया कि 4000-5000 बच्चे होते हैं, तो 5000 बच्चों को ट्रेन करना कैसे टफ है। तो फिर मेरे लिए था कि मुझे कुछ ट्रेनर्स चाहिए थे। तो मैंने फिर ट्रेनर्स हायर करना स्टार्ट किया, फिर उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करना कि उनको भी मेरा विज़न समझ में आए। तो उन लोग फिर स्कूल्स को कवर करना स्टार्ट किए, उनका एनुअल डे हम लोगों ने हैंडल करना स्टार्ट किया। तो इससे पूरा का पूरा नवी मुंबई, मेरे बेसिकली हम नवी मुंबई इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा बेस नवी मुंबई में ज़्यादा है। तो पूरा नवी मुंबई के सारे स्कूल्स मुझे जानते हैं, टचवुड, डांस क्लासेस, सोसाइटीज़। फिर क्या हुआ कि कुछ बच्चे जब सोसाइटी में जीत गए तो उनके सोसाइटी के क्लब हाउस से मुझे ऑफर आने लगा कि सर हमारे क्लब हाउस में भी डांस क्लासेस स्टार्ट कर लो। तो फिर वहाँ पे भी डांस क्लासेस स्टार्ट कर लिया। तो ओवरऑल डांस क्लासेस चलने लगा, एक पूरा बिजनेस मॉडल बन गया कि अब यहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं, इतने यहाँ पैसे आ रहे हैं, तो एक काम करते, एक ट्रेनर रख लेते। अब ट्रेनर के बाद अब और ऊपर जाने के लिए तो मैं बोला कि एक नॉर्मल थम्स अप, सबको पता है कि थम्स अप एक बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन उसको भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसकी भी ऐड आती है टीवी पे। तो मेरा डांस क्लास तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे अपना एक नंबर 1 बनाने के लिए मुझे कंटिन्यू इसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो आई एक्सपेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग भी होने लगा, चीज़ अच्छा कर रहा था, मार्केटिंग भी हो गया। तो लोगों को लगा कि दिस इज़ माई ओन डांस क्लास। तो मेरा लोगों के साथ ना वो सेंटिमेंट वाला कनेक्शन होने लगा कि कोई बंदा आया है दूसरे सिटी से, बहुत स्ट्रगल किया है और यहाँ पे इतना कुछ स्टैब्लिश किया, तो लोग मुझे रोल मॉडल मानने लगे। तो फिर वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी सर की तरह हो। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होने लगा। तो फिर वो धीरे धीरे अब बहुत अच्छा टचवुड है लोगों के साथ मेरा रिलेशन और चल रहा है। सर आज ना सिर्फ आप वहाँ के बच्चों के बल्कि हमारे बिहार की भी इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। थैंक यू सो मच। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे, जैसे आपने बताया अपनी स्ट्रगल स्टोरी की, घर पे इनिशियली नहीं लेते हैं, नहीं कदर होती है उन्हें, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आज भी हैं हमारे साथ और भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो उन्हें आप क्या देंगे? देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर यहाँ के बच्चे अगर डांस करते हैं और उनको इस डांस में करियर बनाना है, तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डांस पे मत डिपेंड रहो। इट्स अ वेरी टफ जॉब। और साथ ही साथ आप डांस से रिलेटेड स्किल्ड पे काम करो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट, क्योंकि एनी हाउ आपको अपने डांस को एक्सप्लोर करने के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसका सेंस आना चाहिए, वो आप सीखिए। एडिटिंग के लिए आप किसी और पे डिपेंड मत रहिए। आपके खुद के फ्लायर, आपके खुद के पोस्टर्स बनाने हो कल को, तो आप उसके लिए डिपेंड मत रहिए किसी पे। तो आप अपने आप को स्किल्ड बनाइए। एक स्किल्ड पीपल होगा ना, तो आपको ना, आप डांस जो करते हो उसके पीछे भी आपको विजन दिख जाएगा कि अच्छा मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग आती है, तो उसको मैं एडिटिंग के थ्रू मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो लोग डांस करते हैं सिर्फ डांस ना करें, स्किल्ड पे भी काम करें। स्किल्ड मतलब आप स्टडी भी कीजिए, क्योंकि आप जब अच्छे डांसर्स बन जाएंगे, हमारी तरह आज बैठ के टॉक शो बना नहीं पाएंगे अगर आप नहीं पढ़े लिखे होंगे तो। तो ये चीज़ें आपके लिए बाद में फ्यूचर में काम आएगा।
इवन आप कल को किसी बड़े स्कूल में एज ए डांस टीचर जा रहे हैं, जहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही टॉक करना पड़ेगा, और उनके साथ एटिकेट्स, उनके साथ मैनर्स कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन से ही मिलेगा। और डांस जैसा हम सभी जानते हैं, डांस के साथ भी डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है, बट बिहारी नॉर्मली उसे उस ढंग से देखते नहीं हो कि डांस है चलो नाचता गाता है, ठीक है, डिसिप्लिन से कोई लेना देना है नहीं इसका, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बोलता हूँ कि जिन लोग लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहते हैं ना, वो सक्सेस भी नहीं होते हैं जी। तो आप एक टाइम तक फेम मिल जाएगा आपको, बट आप जो सोच के बैठे हो ना कि मैं एक दिन ये जगह पे लीड करूँगा, आप किसी भी फेमस पर्सन को देख लीजिए या फेमस एक्टर एक्ट्रेस, किसी भी फील्ड के फेमस पीपल को देख लीजिए जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, उनकी लाइफस्टाइल को देखिए, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है तब वो वहाँ है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे आप नहीं सक्सेस हो सकते हो। कुछ दिन के लिए होंगे, कुछ आपके 20 लोग 50 लोग 2000 लोग आपको फॉलो करते होंगे जो आपके अपने ही लोग होंगे, बट मास लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते, नहीं रिच बना सकते। तो मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी काम को लिया है तो उसको 100% शिद्दत से करके ख़त्म कीजिए, तभी आपको लोग प्यार करेंगे। सर, जितने भी रियलिटी शोज़ हैं मुंबई या और कहीं भी, तो क्या वो सच में रियल हैं या फिर सिर्फ नाम का है कि रियलिटी शोज़, क्योंकि वहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म से ही जुड़े हुए हैं और विनर बन रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप? देखिए, मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ कि अब जब आप टीवी देखते हो और टीवी पे चीज़ें देखते हो तो आपको पहले दिमाग में आता होगा कि कितने पैसे लगाए होंगे इसने, तो जब किसी चीज़ के लिए पैसे लगते हैं तो वो बिजनेस ही होगा ना, तो बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस मॉडल है। मैं ये बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल है और लोग इससे हर्ट भी हो जाएंगे, बट मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि रियलिटी शो इंडिया में नहीं बनते हैं, इंडिया में सेंटिमेंट बेचे जाते हैं। अगर कोई बंदा जिसका बाप ऑटो चलाता हो उसी का बेटा रियलिटी शो में आएगा, किसी की माँ की किडनी फेल है उसी का बच्चा उधर रियलिटी शो में आएगा, तो पूरे इंडिया का जो सेंटीमेंट है ना, वो हर किसी को ना सेंटीमेंट से जोड़ता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अंबानी का बेटा रियलिटी शो में आ रहा है, या किसी का बहुत प्रॉपर्टी है और अरबों की प्रॉपर्टी है और वो रियलिटी शो में आ रहा है। बेसिकली मैंने यही देखा है कि जितने फैमिली बैकग्राउंड, हाँ, क्योंकि हम इंडियंस जो है ना अक्सर ना गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि ये हमारी खुद की स्टोरी, हम भी मिडिल क्लास से हैं तो ये हमारा मिडिल क्लास वाला स्टोरी है, मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो रियलिटी शोज बनाते हैं, आप दो चीज़ें देखें, एक फॉरेन का रियलिटी शो देखिए और इंडिया का रियलिटी शो देखिए। इंडिया के रियलिटी शो में ना आपको 2 मिनट का डांस होगा, कम से कम 7 मिनट्स उनके जो उनके जो जजेस हैं, एंकर है, उनके माँ बाप हैं, उनके ही स्टोरी चलते रहेगी। अब मैं एज ए पर्सन मैं बैठा हूँ उनका डांस देखने के लिए, आई एम आर्टिस्ट, ठीक है, मैं आर्टिस्ट एज ए बैठा हूँ डांस देखने के लिए, मैं 2 मिनट डांस देखा और मैंने ऑब्जर्व किया, अरे यार उसके बहुत अच्छे मूव्स है। अब उसकी माँ किसके घर पे पोछा लगाती है, उसके माँ किसके पास जाती है, उससे मेरा क्या लेना देना, राइट? ये चीज़ें इंडिया के बाहर के रियलिटी शोज़ में होते हैं, इंडिया के रियलिटी शोज़ में यही चीज़ें होती हैं। तो मेरा पैटर्न क्या है ना, मैं जब टीवी देखता हूँ ना, तो जब वो करता हूँ तो उस समय म्यूट कर लेता हूँ, फिर से जब डांस चालू होता है तो फिर चालू होता है। अब बात आती है दूसरी की, जो उसमें पार्टिसिपेट्स होते हैं। देखिए, उन लोग पार्टिसिपेट्स होते हैं ना, वो पूरे पहले से प्लान कर लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे एक शो बनाना है तो उसको हिट कराने के लिए मुझे एक हिप हॉप डांसर चाहिए, एक क्लासिकल डांसर चाहिए, एक ये चाहिए। अब ये हिप हॉप डांसर, क्लासिकल डांसर ऑथेंटिक ऑडिशंस से नहीं आते, जो ऑलरेडी फेमस हैं, कहीं ना कहीं किसी का वीडियो देखा हुआ है या फिर किसी ने किसी को पहले से जानते हैं, उनको पहले अप्रोच करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका फैन फॉलोइंग है। सपोज आपको 5 मिलियन लोग जानते हैं और आप मेरे रियलिटी शोज़ में आ जाओगे, तो मेरे इस रियलिटी शो का टीआरपी ऑलरेडी बढ़ जाएगा क्योंकि आप मेरे शो में आए हो। तो अब क्या हो गया ना कि अब मैं तो सब जितने भी ऑडियंस है, जितने भी डांसर्स है, मैं बोलता हूँ उनके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, उनके पास खुद का, अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो तो आप खुद से अपना चीज़ कीजिए, आप एक दिन फेमस हो जाएंगे, आपके रियलिटी शो वाले खुद अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपका डांस बोलना चाहिए, आपका आर्ट बोलना चाहिए, और आर्ट अच्छा होगा तो एटलीस्ट आप रियलिटी शो में आएंगे। आप जीते या ना जीते डजंट मैटर, बट यू फील दैट ऑरा, दैट फील टू दैट एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, कि आपको एक मौका तो मिला स्टेज तक आने का।
फिर नाउ वी गॉट इट कि हमारे इंडिया में सेंटिमेंट्स बिकता है, Right. सेंटिमेंट्स का यूज़ हम अच्छा खासा कर रहे हैं, ये तो बात है, ठीक है। लेकिन जो आज हम इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो काफ़ी चमक धमक, ठीक है, दिखा रहे 15 सेकेंड और 30 सेकेंड के वीडियोज़ में, और वो खुद को सुपरस्टार ही समझ रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ डांस वो भी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं सोसाइटी के लोग, और वहाँ से भी सोच रहे हैं कि हाँ हम भी ऐसा सीख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और हम भी खुद को सुपरस्टार वो फील कर सकते हैं, ठीक है, वो करके। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि देखिए, दो क्या चीज़ें सच में? हैं कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। कुछ स्टार्ट हुआ है तो अच्छा है। अच्छा ये है, पहले अच्छा बोल देता हूँ मैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ फर्स्ट होनी चाहिए। अच्छा ये है कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया, लोगों को अपने आप को शोकेस करने के लिए जगह मिल गया। अब बुरा ये है कि उसके बिहाफ में चीज़ें लोग क्या कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर दो तरीके के होते हैं। एक जो होते हैं जो क्रिएटर होते हैं, जिसको बोलते हैं कि इन्होंने ये चीज़ें इन्वेंट किया है, और एक जो होते हैं उसके फॉलोअर्स होते हैं जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि डांसर बोलते हैं, जो किसी ने कोई स्टेप्स किया है या फिर 15 सेकंड का रील बनाया है और वो वायरल हो चुका है, तो उसको देख के फिर दूसरे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर तीसरे लोग, फिर चौथे लोग, फिर देखते हैं अच्छा, और वो उसको बोलते हैं ट्रेंड। तो अगर मैं एक सुबह उठता हूँ और मुझे मूड हुआ कि मुझे एक रील्स देखते हैं, चलो आज का क्या है, तो एक लाइन से वही एक स्टेप देख रहा हूँ, और मैं देखते देखते मुझे याद हो चुका है, बिकॉज मैं डांसर हूँ। तो मुझे, और दूसरा क्या ना, जो डांसर्स है उसने तो बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन उसके पीछे वो ट्रेंडिंग करने के कारण या फिर उनको फेमस होने के आधे अधूरे मूव्स कर रहे हैं, ना उसमें कुछ हार्डनेस है, ना क्लीननेस है, ना कोरियोग्राफी कंप्लीट है, क्योंकि जिसने पहली बार बनाया उसका स्टाइल बहुत अच्छा था, क्योंकि वो स्टाइल उस पर सूट कर रहा था। मे बी आप पे सूट ना करे, मुझ पे सूट ना करे, मुझ पे मेरा स्टाइल सूट करेगा। तो उसके चक्कर में क्या होना है कि उनको अगर फेमस होना है और वो ट्रेंडिंग दिख रहा है एल्गोरिदम के थ्रू, तो वो वही चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ उसको ना कॉपी पेस्ट डांसर, सो उसको किसी भी एंगल से इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए ठीक है। मुझे एक सिंपल से आंसर दीजिए कि अगर ये कल को ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें बंद हो गए तो उनको जानने वाला कौन होगा? लेकिन एक प्योर आर्टिस्ट होगा जो अपने आर्ट के थ्रू कहीं भी कभी भी परफॉर्म कर सकता है। मैंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था एक इंटरनेशनल डांसर्स का, तो उस दिन के बाद से मैंने रील बनाना बंद कर दिया। तो मैं भी बनाता था पहले, मैं भी वैसे ही था, बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो मेरी खुद की क्रिएटिविटी होती थी। ट्रेंडिंग हो सकते हैं बट क्रिएटिविटी खुद का होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एम नॉट फॉर अ 15 सेकेंड वाला आर्टिस्ट, कि तुम मेरा आर्ट को ऐसे स्क्रॉल करके देख लो। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए आप आइए, सीट बुक कीजिए, बैठिए एंड आई विल परफॉर्म फॉर यू। सो एक आर्टिस्ट का एक्चुअली रिस्पेक्ट वही है। अगर आप आर्टिस्ट बोलते हो तो आपके सामने ऑडियंस बैठे हो, आप उसके सामने आप परफॉर्म करते हो और आपका आर्ट इतना अच्छा हो कि उस आप स्टेज पे हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो और वो सामने हो, उसका और आपका कनेक्शन बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। आप अपनी स्टोरी कन्वे कर सके, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। तो आर्ट और एक कचरा वीडियो में फ़र्क है। तो वो कचरा वीडियो है जो एक लाइन से लोग बना रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है ना कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जो अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर है ना, उन लोग भी अब उनके पास बहुत अच्छी पोटेंशियल है। वो ही वॉज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर एंड दे आर वेरी गुड कोरियोग्राफर्स। वो बना सकते हैं अच्छा डांस, अच्छा आर्ट दिखा सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द एल्गोरिदम, ड्यू टू द सोशल मीडिया, क्योंकि उनको मास लेवल पे वायरल करना है वीडियो कि छोटा बच्चे से लेके एक बूढ़े अंकल भी वो स्टेप्स कर लेंगे, तो वो स्टेप्स को क्या करते हैं, बहुत ईजी तरीके से हुक स्टेप बनाते हैं। कोई भी गाने का हुक स्टेप बहुत ईजी बनाते हैं। पहले के टाइम में आप देखते थे गोविंदा या फिर मिथुंजा या माधुरी दीक्षित को, तो उनका एक पैटर्न था जिसको ना आज भी लोग कनेक्ट करते हैं कि यार क्या किया डांस, मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज के टाइम में ना आप हर तीसरा वीडियो आप कोई भी बंदा कर ले रहा है। तो मतलब अगर एक अच्छा कोरियोग्राफर है, उसके मूव्स एक बच्चा भी कर रहा है, तो एक बच्चे में और उस कोरियोग्राफर में क्या फर्क है? तो मेरा कंसर्न ये है कि उस वायरल और वीडियो फेमस होने के लिए या फिर किसी कंपनी का वीडियो वायरल कराने के लिए आप जो अच्छे कोरियोग्राफर वो भी अपने स्किल को मार रहे हैं, वो अपने स्किल को ऊपर नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उनको चाहिए मास लेवल पे लोग। तो इसका ये ड्रॉबैक है।
अच्छे कोरियोग्राफर भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे। मैंने कहीं ये सुना था, किन्हीं आर्टिस्ट के ही मुँह से सुना था कि बहुत जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना वो बिकना भी नहीं चाहते जल्दी। Right. जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं तो वो बार बार जितने भी हम टीवी पे ऐड वगैरह देखते हैं वो ज़्यादा ऐड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते, नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बार बार देखूं, मेरा इससे शायद फेस वैल्यू कम होता है, वही वाला चीज़। हाँ राइट, एक्चुअली एक इसका स्पिरिचुअल आंसर देता हूँ मैं कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना उनका कनेक्शन गॉड से होता है। बोलते हैं कि आर्टिस्ट कैन कनेक्ट विद द गॉड, और जब वो कनेक्ट करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने ना, तो वो गॉड का रिफ्लेक्शन ही चीज़ें आपको दिखाते हैं, वो दुनिया के बारे में दिखाना चाहते हैं। तो एक आर्टिस्ट एक्चुअल में वो होता है, वो हर चीज़ को कमर्शियल नहीं करना चाहते, वो अपने आत्मा के लिए काम करते हैं। उसको अपना आर्टिस्ट को ना दो ही चीज़ें चाहिए, एक थोड़ा खाना और बहुत सारा रिस्पेक्ट, बाकी चीज़ों से उसको कोई पड़ी नहीं होती है। तो एक आर्टिस्ट का मतलब ही वही होता है। बट आज के टाइम में आर्टिस्ट थोड़ा कमर्शियल हो रहा है, बिकॉज इस महंगाई के ज़माने में आपको पेट चलाना भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको घर चलाना और आपकी लाइफस्टाइल को चलाना है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उन लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर थोड़ा सा अपने आर्ट को साइड में रख के कमर्शियल सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, बिकॉज हमारे इंडिया में ना आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट के पास कोई सब्सिडरी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी सपोर्ट नहीं करते एज ए आर्टिस्ट। जब तक आर्टिस्ट हैं वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव करते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी आर्टिस्ट के बच्चे को एडमिशन किसी स्कूल्स में हो जाए, आपको आरक्षण मिलेगा, मैं अगेन कंट्रोवर्सी में जा रहा हूँ, एक SC ST के बच्चे को मिल जाएगा, कोई इधर रेड कार्ड और येलो कार्ड, आई डोंट नो कितने सारे कार्ड हैं, वो कार्ड के नीचे वाले जो जिनकी अर्निंग है उनकी एडमिशन मिल जाएगी। बट कभी सोचा है कि एक आर्टिस्ट का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता हो? क्योंकि नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो उनको क्यों। लेकिन जब वो आर्टिस्ट बहुत फेमस हो जाता है तो ये सारे पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स उनके पीछे पीछे घूमते हैं, सर एक फोटो ले लीजिए, एक फोटो ले लीजिए। तो ये हमारे थिंक सो कि इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल है, जो कहा आपने ये फैक्ट है, ये पूरी तरह फैक्ट है। बट सोसाइटी ऐसे ही हमारे इंडिया का बना है, और यहाँ पे ये वैल्यू है। बट आप अगर फॉरेन में जाओगे, आप बाहर की कंट्री में जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट को, वहाँ पे प्योर आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट है, लोग खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक और महाराज जी थे, गुरु जी थे, आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ वो आए थे, एक भजन गाते हैं, तो उन्होंने बोला कि उनको एक अवार्ड के लिए बुलाया था, तो अवार्ड देने के लिए बुलाया, तो अवार्ड मिल गया, और उनके साथ जो 2-4 लोग आते हैं उनके जो शिष्य होते हैं, और ये तो महाराज जी चलिए अब हमारा टाइम हो गया है और हम चलते हैं। तो बोला नहीं रुको, एक कोई गाना गा रहा है, हम सुन लेते हैं उसका गाना, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अगर हम बीच से उठ के चले जाएंगे तो एक आर्टिस्ट का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। बट इंडिया में ये चीज़ होती है, आप देखोगे कोई भी शो चल रहा हो, किसी को कोई लेना देना नहीं, आगे से जाएंगे पीछे से जाएंगे, उठ के जा रहे हैं। मैं आज भी कभी भी किसी का डांस हो रहा था ना, तो बैठ के देखता हूँ, पूरा खत्म होता है तब उठ के जाता हूँ, ब्रेक होता है, एंकर जब बोल रहा है तब उठ के जाइए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को ना उस तरीके से ग्रूम ही नहीं किया गया है लोगों को, उनको कभी सिखाया ही नहीं किया है कि एक आर्टिस्ट के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उनको कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि अच्छा वो डांस करने वाला, वो गाना गाने वाला है, उसको पैसा दे के बुलाया है, वो करेगा जाएगा। बट कहीं ना कहीं उसके लिए उसने सदियों का तपस्या किया, साधना किया, उसके पीछे कितना लाइफ में कितने फेस्टिवल छोड़े होंगे, कितने सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस किया होगा, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है किसी को। सर एज यू सेड कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए हम पे, ठीक है, आर्टिस्ट पे, गवर्नमेंट को आर्टिस्ट की वैल्यू करना चाहिए, कुछ प्रोवाइड कराना चाहिए। तो सर हमारे बिहार में, पटना में आर्टिस्ट हैं जितने भी, जो लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए हमारे बिहार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं सिंपल सी चीज़ें बोलता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो आर्टिस्ट ही आता है सबसे सामने पहले ओपनिंग करने और अच्छा इंटरटेनमेंट करने के लिए। बट जहाँ तक बात आती है कि उस आर्टिस्ट को अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए मेडिकली, देखिए इंडिया में 2-3 चीज़ें चाहिए लोगों को, एक तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना और अच्छा मेडिकल सपोर्ट। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पड़ी है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाए ना तो करप्शन वैसे ही कम हो जाए, ठीक है। बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, और एक जो आर्टिस्ट है उनके लिए ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी होती है, तो इतने स्टेप्स होते हैं ना उसमें कि पहले वाले के पास पैसा जाएगा, उनको पैसे आते जो उनके पास जो मिलना है वो इतने छोटे अमाउंट्स मिलते हैं कि उनको सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट का एक कोई पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे आर्टिस्ट डायरेक्टली रजिस्टर्ड कर सके अपने आप को, जहाँ से उनको
अपने आर्ट को दिखा के या फिर अपने आर्ट के बारे में बता के एक सब्सिडरी मिल सके, एक कोई कार्ड बन जाए कि ये आर्टिस्ट कार्ड है जिसको दिखा के आपके स्कूल्स में 20% 30% सीट रिजर्वेशन हो जाए बच्चों के लिए, जो बच्चे उनके आर्टिस्ट के, क्योंकि वो दूसरा काम नहीं कर सकते, वो रिक्शा नहीं चला सकते आर्टिस्ट कि वो पैसा जमा करे और जाके वो कर सके, बट वो आर्टिस्ट आर्ट ही करेगा। और आर्ट जो है ना वो हमेशा से हर कंट्री का रिफ्लेक्शन होता है। जब भी कभी कंट्री को हम रिप्रेजेंट करना होता है तो या तो स्पोर्ट्स होता है या तो आर्ट होता है, लेकिन आर्ट स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ होता है, आर्ट्स के लिए कुछ नहीं होता है। जब हम देखते हैं तो जब भी हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं कि हमें एज ए आर्टिस्ट बुलाया जाता है। तो आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं है, ना ही मंत्रालय में कभी किसी ने इस बारे में उठाया, क्योंकि उनको वोट बैंक नहीं मिलेगा यहाँ से। आर्टिस्ट ना बहुत सोच समझ के वोट देते हैं, एक ठीक है, और उनको लगता है कि अगर ये कोई कास्टिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई वोट नहीं मिलेगा कि मैं इसके लिए कोई आवाज़ उठाऊं या फिर मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। बट एक पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट टैक्स आर्टिस्ट के थ्रू ही जाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स का कहने का मतलब कि पूरी बॉलीवुड इंडिया में है, टॉलीवुड इंडिया में है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, सबके पीछे टैक्स, और सबके पीछे इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, बट उनके लिए बेनिफिट नहीं है, जबकि वो रेवेन्यू कमा के गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। कम दे रही हो ज़्यादा, एक इंडस्ट्री की तरह तो नहीं दे रही है, बट एक लेवल पे दे रही है, क्योंकि नॉर्मली इंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा है नॉर्मल जीएसटी और बाकी के टैक्स के, बट उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलना चाहिए सब्सिडरी, बट वो नहीं है। तो मेरा हमेशा से अपील है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सारे जगह पे कि आप आर्टिस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान लेके आइए कि उनको स्कूल्स में, मेडिकल सपोर्ट में, या फिर किसी भी टाइप का वो बिजनेस मीन्स आर्ट से रिलेटेड कुछ इवेंट्स करना चाहे तो उनके लिए ऑडिटोरियम सस्ते रेट पे दिलवाइए। लाइट साउंड्स का जो चीज़ें हैं उनको आप सब्सिडरी के तौर पे दिला दीजिए, तो क्या हुआ कि उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, फिर वो अपने आप को और एक्सप्लोर कर सके। क्या होता है ना कि जब आपके पीछे ना बैकबोन सीधा होता है ना और पीछे लगता है कि चलो ये सपोर्ट है, तो आप अपने काम को और बड़ा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। तो मेरा हमेशा से अपील है गवर्नमेंट की तरफ से, प्लीज़ अगर आप कुछ आर्टिस्ट के लिए कर सकें तो बिल्कुल कीजिए। बाकी आर्टिस्ट तो अपने पेट पाल ही रहे हैं, पाल ही लेंगे। सर और एक बार और हमारे जो भी स्ट्रगलर हैं, जो भी जिन्होंने शुरुआत किया है, उसके लिए लास्ट में बाइंड अप करते टाइम एक मैसेज दे दीजिए, छोटा सा प्यारा सा। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो स्ट्रगलर बोलते हैं लोग उसको, वो एक्चुअली में स्ट्रगलर नहीं है, दे आर अ आर्टिस्ट। और आप अपने आर्ट के थ्रू रोज़ नए काम कीजिए, रोज़ नया सीखिए। चैलेंजेस आपके लिए आएंगे और अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा सारे आर्टिस्ट से ये कहना है कि आप स्ट्रगलर नहीं है, आप आर्टिस्ट हैं। तो आज से आप स्ट्रगलर बोलना बंद कर दीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम विद अस। थैंक यू। थैंक यू।